नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी खबर अखबार पर नजर हमारे खास प्रोग्राम में, जिसके जरिए हम आपको बहुत साधारण भाषा में तमाम बड़ी सुर्खियों से अवगत कराते हैं। आप चाय की चुस्कियों के साथ हमारी इन खबरों का लुत्फ उठा सकते हैं। आपके साथ में दीपिका सिंह। बिल्कुल, और आपके साथ में गीतू चौहान बताएंगे आपको आज किस अखबार की सुर्खियां कौन सी खबर बनी है। तो अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो जिस तरह से पीएम मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अमर उजाला में इस पेज 11 पर इसे प्रमुखता से जगह दी गई है। इस खबर को बता देते हैं आपको। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस करती रही आतंकवाद का संरक्षण, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। और अमर उजाला के पेज नंबर 11 पर इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। देखिए क्या लिखा है, जरा ये भी जान लीजिए। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस करती है आतंकवाद का संरक्षण, ये मोदी ने कहा। बड़ी बात है, आपको बता दें, आजादी के 7 दशक तक अयोध्या में भगवान राम का मंदिर नहीं बना। इसमें अड़ंगा कौन लगाता था? राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार किसने किया? डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न किसने दिया? इन सब का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। तो फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभा के दौरान पीएम मोदी मौजूद थे। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एकनाथ शिंदे भी मौजूद हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर डिप्टी सीएम फडणवीस भी यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए इसके अलावा समझ लीजिए, क्योंकि हम ये कह ही रहे थे गीतू, कहीं ना कहीं जो ये चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस है इसको भुनाने की कोशिश करेगी, लेकिन बीजेपी चूंकि सनातन का मुद्दा हमेशा से उठाती आई है। और इस बीच प्लस पॉइंट ये भी हो जाता है बीजेपी के लिए, कहीं ना कहीं राम मंदिर का जो निर्माण बीजेपी ने किया है, इसको लेकर वो लगातार हमलावर कांग्रेस पर हो रही है। और जरा इसको ये भी समझ लीजिए आप, किस तरीके से राम मंदिर का जिक्र आएगा ही आएगा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी उस बात का भी जिक्र यहाँ पर लगातार कर रहे हैं जिस वक्त कांग्रेस ने साफ तौर पर प्रभु श्री राम का अस्तित्व मानने से इनकार कर दिया था। रामलला के लिए न्योता भेजा गया था, लेकिन उसको भी अस्वीकार कर दिया गया। बिल्कुल, और अब ये देखिए दीपिका, जो लोग अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अगर हम गौरव वल्लभ की बात करते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुझसे ये कहा जा रहा था कि मैं भगवान राम को नमस्कार ना करूं, उनको ना मानूं। और जो कांग्रेस ने किया कि उन्होंने जब राम मंदिर का न्योता उन्हें मिला तो जाने से साफ मना कर दिया, तो वो उनके दिल को नागवार गुजरा। जाहिर सी बात है, क्योंकि अगर किसी भी हिंदू से आप ये कहेंगे कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, राम मंदिर आप ना जाए, तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और यही हुआ भी, यानी कांग्रेस यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये खुद उन्हीं की पार्टी से निकले हुए लोग अगर कह रहे हैं तो इस बात पर और ज्यादा मोहर लग जाती है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, राम मंदिर का विरोध इतना किया गया था कि न्योता मिलने पर भी अगर दीपिका वो नहीं जाते हैं, तो जाहिर सी बात है आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं और किसका बहिष्कार कर रहे हैं। जाहिर सी बात है। हालांकि देखिए इस पूरे सिनेरियो को आपको याद होगा किस तरीके से कांग्रेस ने उस वक्त कहा था, ये राजनीतिक साजिश है, राम अकेले आपके नहीं हैं, राम हमारे भी हैं। लेकिन तमाम चीज़ों को, चूंकि आपको याद होगा जब 2 सीटें बीजेपी के पास थी, बतौर यूं संसद में 2 ही सांसद मौजूद थे, किस तरीके 270 सांसद ही आए। उस वक्त 90 के दशक में कहा गया था कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी के तमाम मुद्दों में से एक है। और बीजेपी का कहना है कि लगभग एक एक करके उन तमाम वादों को हम पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि तमाम वादों को पूरा कर रहे हैं, वो होते हुए दिख भी रहे हैं। और जनता की एक राय भी दीपिका यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, लोगों का समर्थन काफ़ी मिल रहा है। और ऐसे में लोग इस बात को अब समझने लगे हैं कि जिस राम मंदिर को 500 वर्ष तक नहीं बनाया गया, वो किस तरह से बीजेपी की सरकार में बना है। और ऐसे में अब जिस तरह से देखना होगा कि चुनाव में भी क्या एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और ऐसे में अगली खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं दीपिका, जिसे प्रमुखता से जगह दी गई है। केजरीवाल जेल में रहेंगे या फिर बेल मिलेगी, फैसला होगा आज। इसे भी अमर उजाला में ही छापा गया है, पेज नंबर 2 पर इस खबर को जगह दी गई है। आज की बड़ी खबर भी हम कह सकते हैं गीतू इसे, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ दाव पर अरविंद केजरीवाल का लगा हुआ है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो जाए या किसी भी मामले में हो जाए, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं, चाहे शराब नीति घोटाले में जो उनकी मुश्किलें हैं, वो लगातार बनी हुई हैं। और इसी को लेकर केजरीवाल की ये बिल्कुल, और कि आज देखिए इस खबर को, जिसको हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, ये वही खबर, केजरीवाल रहेंगे जेल में या मिलेगी बेल, हाईकोर्ट में इस बाबत आज फैसला किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल में क्या कुछ होगा, जरा देख लीजिए। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए अर्जी पर कोर्ट की ये फटकार है। कैसे?
कि हाईकोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले के गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग को लेकर याचिका दायर करने वाले आम आदमी पार्टी के एक पूर्व विधायक संदीप कुमार को तब फटकार लगाई थी और ये कहा था कि मात्र प्रचार के लिए ये जुमला मात्र है। इस बीच आप देखिए कि आज क्या कुछ होगा अरविंद केजरीवाल के साथ, ये देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा गीतू, क्योंकि साफ तौर पे आपने देखा होगा जो कैंपेन है, कैंपेन का एक अलग तरीका इस वक्त आम आदमी पार्टी ने इजाद कर रखा है। अरविंद केजरीवाल का जो पोस्टर है वो आपने देखा होगा, पोस्टर में कहीं ना कहीं पीछे अरविंद केजरीवाल की जो उनको जेल में दिखाया गया है, एक क्रांतिकारी बनाया गया। अच्छा, अब मुद्दा आता है कि आज उनको जेल मिलेगी या बेल मिलेगी, इस पर सुनवाई होना बहुत प्रमुख बिल्कुल, और उम्मीदें काफी हैं उन्हें कि शायद उन्हें बेल मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं संशय इस बात पर भी है कि जो भी आम आदमी पार्टी का नेता एक बार जेल गया उससे बेल इतनी आसानी से नहीं मिली है। हालांकि हाल फिलहाल संजय सिंह बाहर जरूर आए हैं बेल से, लेकिन कहीं ना कहीं ईडी अब यहाँ पर दीपिका ये भी दावा करता हुआ नजर आ रही है कि जिस तरह से जो सबूत हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन्हें छेड़छाड़ कर सकते हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, और यही जो ग्राउंड था वो बाकी नेताओं का भी रहा है, क्योंकि हमने देखा कि जैसे कि मनीष सिसोदिया हो गए या उससे पहले जिन भी नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, तो यही कहा गया था ईडी की तरफ से कि ये कहीं साक्ष्यों के साथ छिड़खानी ना कर दे और कुछ ऐसा ना कर दे कि जिससे कि जो सबूत है वो प्रभावित हो जाए। उसके अलावा देखिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो पीएमएलए का ये पूरा मामला लगा हुआ है, इसके तहत यदि देखा जाए तो गिरफ्तार होने के बाद जमानत मिलना ये आसान नहीं होता। और यही एक बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल ये लगातार यही कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ये उनका लगातार शुरू से ही दावा है। और यही एक बड़ी वजह है कि अरविंद केजरीवाल को लगता है, उनके तमाम कार्यकर्ताओं को लगता है कि आज उनको राहत मिल सकती है। बिल्कुल, और ये तो खैर एक बड़ी वजह है कि जिससे वो कह रहे हैं कि मुझे बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि सबूत नहीं है ईडी के पास। वहीं दूसरी तरफ ईडी कह रही है कि हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं, हमारे पास पूरे सबूत हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, कौन कौन इसमें रहा है शामिल और किस तरह से डील हुई, और इसमें कई नेताओं के नाम रहे हैं। ऐसे में आपके कई और नेता भी फंस सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर। खुद आप ये देखिए फांस बन चुका है गीतू, ये पूरा का पूरा घोटाला तो कहीं ना कहीं खाया भी नहीं जा रहा, उगला भी नहीं जा रहा, क्योंकि लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनीता भी कर रही थी, सुनीता केजरीवाल ये कह रही थी कि 55 करोड़ का जो घोटाला है, जो बेनिफिट है, वो कहीं ना कहीं आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी के खाते में गया है। लेकिन यहाँ पर अब बीजेपी कह रही है कि आप उसको साबित करके दिखाइए। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि आपके पास यदि प्रूफ है तो वो दिखाइए। फिलहाल आज का दिन बहुत खास हो जाएगा। बिल्कुल, और यहाँ पर जिस तरह से हमने ये भी देखा कि कोर्ट भी लगातार गिरफ्तारी को लेकर फटकार भी लगा रही थी, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज देखने में मिलती है कि कोर्ट निष्पक्ष तरीके से फैसला ले रहा है। लेकिन फटकार का जो जिक्र हम कर रहे हैं, देखिए याचिकाकर्ता को क्या फटकार लगाई है ये एक बार फिर से आपको सुना दे, जिससे कि आपको तमाम चीजें बड़ी आसानी से क्लियर हो जाए। केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए अर्जी पर फटकार लगाई थी। ये देखिए, अब आप ये समझ लीजिए जो याचिका करते थे वो भी आम आदमी पार्टी में ही थे। उनका ये कहना था कि अरविंद केजरीवाल जो हैं मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रह सकते हैं, जेल से कोई काम नहीं कर सकते। इस पर कोर्ट ने फटकार उनको लगाई। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छा संकेत थे, और यही एक बड़ी वजह है कि आज कहा जा रहा है कि राहत मिल भी सकती है। बिल्कुल, राहत मिल भी सकती है, लेकिन देखना होगा कि राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि ईडी भी पूरी तैयारी के साथ अपना बैठी हुई है। और ऐसे में जिस तरह से उन्होंने इतने लोगों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब नजरें हालांकि सबकी हैं, लेकिन दोनों पक्ष मजबूत दिख रहे हैं। जेल मिलेगी या बेल, ये फिलहाल देखना होगा, कोर्ट में आज इसका फैसला होगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया है चुनावी कैंपेन, जेल का जवाब वोट से है कैंपेन का नाम। और अमर उजाला में इस खबर को छापा गया है पेज नंबर 4 पर, जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च किया है। पार्टी ने अपने मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनावी कैंपेन के केंद्र में रखा है। आम आदमी पार्टी के चुनावी कैंपेन का स्लोगन जेल का जवाब वोट से रखा गया है। और बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जिस तरह से कथित शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद है, इसको लेकर अब कैसे कैंपेनिंग होगी, चुनाव प्रचार कैसे होगा, उसको लेकर तैयारी कर ली गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो ये देखिए, ये अमर उजाला का ही न्यूज़पेपर जिसमें कि इस खबर को प्रमुखता से जगह दी गई है। दीपिका, हाँ बिल्कुल, ये बता रहे हैं आपको कि आज की कैंपेन की थीम थी जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा, और इसी को लेकर चुनावी कैंपेन को लॉन्च करते आम आदमी पार्टी के नेता नजर आएंगे।
तो यहाँ पर आपको बता दें केजरीवाल को वोट से चोट देगी जनता, ये सचदेवा का कहना है। भाजपा के अध्यक्ष सचदेवा ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यानी कि देखिए तमाम तरीके से बीजेपी के अपने दावे हैं और आम आदमी पार्टी के अपने दावे हैं। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से पूरा का पूरा जो कैंपेन है उसका सिनेरियो है उसको चेंज कर दिया है। आपको याद होगा जिस तरीके से हम बता रहे पोस्टर, चूंकि कहते हैं ना चित्र जो होते हैं, पोस्टर्स जो होते हैं वो बहुत कुछ बयां करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं और इसी चीज़ को कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भुनाने की कोशिश करी है। मेरे ठीक पीछे वो पोस्टर आप देख रहे हैं जिस तरीके से कहा जा रहा था जेल का जवाब वोट से, ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी के द्वारा। यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी के अध्यक्ष जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों का ये कहना है, सचदेवा का कहना है कि जनता ये जानती है कि आपने क्या किया है, आपने किस तरीके से घोटाला किया है, आप अपनी छवि को कैसे दुरुस्त करेंगे, जो कि शराब घोटाले में अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी फंस गई है। बिल्कुल, और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बन गया है जिसके चलते कहीं ना कहीं वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आ रहा है। और अब कहीं ना कहीं ये जो आम आदमी पार्टी है इसके लिए एक बड़ी मुसीबत ये है कि सीएम अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद है, तो क्यों ना जेल को लेकर ही ये बात कही जाए कि जेल का जवाब वोट से दिया जाए। ये तस्वीर ही हम दिखा रहे हैं यहाँ पे तमाम दर्शकों को, देखिए तस्वीर को। अब इस पूरी तस्वीर को देख के लगता है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो सिंपैथी वोट जो है उसे गेन करना चाहती है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से जेल का जवाब वोट से देने की बात लगातार आम आदमी पार्टी करे और एक देखा जाए कि कहीं ना कहीं एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या इस इमोशनल कार्ड में आम आदमी पार्टी खरी उतर पाएगी? क्योंकि अब चुनौतियां डबल होने वाली है। एक चुनौती ये कि जेल से बाहर आना है, दूसरी चुनौती ये अरविंद केजरीवाल के लिए कि अपने आप को पाक साफ भी दिखाना है। बिल्कुल, और एक समय था जब अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन आज खुद उसके आरोप में घिरे हुए हैं। एक और खबर से अपने दर्शकों को हम रूबरू करा देते हैं, जिसे कि अमर उजाला में जगह दी गई है। सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान आया है जिसमें स्वास्थ्य सचिव पर दर्ज कराएंगे केस, ये लिखा गया है। ये देखिए अमर उजाला। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर दवाओं की कमी के कारण किसी की मृत्यु हो जाती है या गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है तो अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा शुरू किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री का ये बड़ा बयान है कि हम चुप नहीं बैठेंगे और इसके लिए मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे। देखिए मुख्य व स्वास्थ्य सचिव पर दर्ज कराएंगे केस, इस साफ तौर पर सौरभ भारद्वाज का ये कहना है। तो सौरभ भारद्वाज ने जिस तरह से ये बयान दिया है कि मुख्य और स्वास्थ्य सचिव पर केस दर्ज कराया जाएगा, ऐसे में विधानसभा में दवाओं की कमी पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है, कल हमने देखा कि लगातार काफी विधानसभा में शोर शराबा हुआ था और जो बीजेपी है वो भी सवाल उठा रही थी कुछ और मुद्दों को लेकर, लेकिन यहाँ पर दवाई का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बनता जा रहा है। ये आरोप लग रहे हैं सरकार पर दीपिका की बीजेपी नहीं चाहती है कि उन्हें दवाओं की सप्लाई हो, जिसके चलते दवाओं की कमी हो रही है। अच्छा, बड़ी बात यह है कि हमेशा से जो आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं उनका ये कहना है कि आप मंत्रियों पर जिम्मेदारी नहीं थोप सकते हैं। यदि कुछ खामी होती है, कुछ गलतियां होती हैं, उसके लिए अधिकारी भी जिम्मेदार होते हैं, आप अधिकारियों पर भी कार्रवाई करिए। कल किस तरीके से विधानसभा में हंगामा हुआ, बीजेपी लगातार आपको बता दें जल बोर्ड को लेकर पूरे मामले पे घिरती नजर आई थी कि किस तरीके से ये बड़ा घोटाला आपके द्वारा किया गया। यहाँ पर अब कुल मिलाकर देखा जाए आम आदमी पार्टी का जो टारगेट है वो अधिकारी हो गए हैं, ब्यूरोक्रेसी हो गई है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब एक मौका यहाँ हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ढूंढ रही है कि किसी भी तरह से बीजेपी पर निशाना साधा जाए। अब स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज अगर इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें दवाओं की सप्लाई दिल्ली में पूरी नहीं हो पा रही है और इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का एक बड़ा रोल है, वो चाहते हैं कि लोगों को दवाई की सप्लाई ना हो। अब देखना होगा क्या बीजेपी सरकार इसका जवाब देती है, बीजेपी के जो मंत्री हैं वो क्या कहते हैं इसको लेकर। हालांकि हमने ये भी देखा दीपिका आतिश भी कुछ ऐसा ही बयान देती नजर आ रही थी। आम आदमी पार्टी का यही कहना होता है कि ब्यूरोक्रेसी पर जो है वो केंद्र का नियंत्रण है और ये हमेशा आम आदमी पार्टी कहती है कि दिल्ली में हमें अपने मन मुताबिक काम नहीं करने दिया जाता। चाहे वीके सक्सेना हो, उपराज्यपाल लगातार हम पे यूं कह सकते शिकंजा कसे रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी हमारी बहानेबाजी ये सब काम उन्हें करना नहीं है, लेकिन उन्हें सिर्फ आरोप लगाने हैं कि हाँ हमें काम करने नहीं कहीं ना कहीं अधिकारियों का वो केंद्र के अंडर में आता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में खींचतान जारी है। जी हाँ, उपराज्यपाल ने कहा कि मीटिंग में नहीं आ रहे हैं सरकार के मंत्री।
दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच ये कानूनी लड़ाई फिर सुर्खियों में है। बिल्कुल, तो बैठकों में शामिल नहीं हो रहे हैं दिल्ली सरकार के मंत्री। इस खबर को दैनिक जागरण में आप बता रही हैं दीपिका, और जगह दी गई है यहाँ पर। देखिए, अब वही बात रही है कि तमाम तरीके से हम वही डिस्कशन कर रहे थे ना कि बैठक में शामिल नहीं होते दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री, ये राज्यपाल कह रहे हैं। अब यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनका ये कहना है कि साफ तौर पे हमको शामिल नहीं किया जाता। अधिकारियों को आप यूँ कह सकते हैं कि अधिकारियों पर आप नकेल नहीं कसते। और कहीं ना कहीं ये जो दिल्ली सरकार की जो लड़ाई है एलजी वर्सेस, यूँ कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की कानूनी लड़ाई है, आज की बात नहीं हाँ। है। और दीपिका, ये हम देख रहे हैं कि बरसों से यही हो रहा है कि एलजी और सीएम केजरीवाल की बनती नहीं है, चाहे किसी तरह की परमिशन लेनी हो या कुछ और। पद काफी बदल चुके हैं एलजीज के, लेकिन आप ये देखिए कि जो लड़ाई है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यही आरोप लगाते आए हैं कि उपराज्यपाल हमें काम नहीं करने देते, हम अगर किसी चीज की परमिशन लेते हैं वो हमें नहीं मिलती। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये देखिए कि सिर्फ क्या आरोप की राजनीति चलती रहेगी या आप उस जिम्मेदारी से, उस काम से बच सकते हैं जो कि आपके लिए दिल्ली सरकार जब बनी थी, लोगों ने इस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी को वोट दिया था कि हमें फ्री हैंड नहीं दिया जाता, बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन वो सब नहीं हो पाया। वो सब नहीं हो पाता, हमें बहुत कुछ पूछना पड़ता है, हम अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते। और यही एक बड़ी वजह है कि दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में कम से कम ऐसे 20 मामले दर्ज कराए हैं। वीके सक्सेना का अपना अलग बयान है। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चुनावी खबर अखबार पर नजर, ये हमारा खास सेगमेंट लगातार जारी रहेगा। चलिए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस बीच आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया। कहा किसी भी धर्म के महिलाओं के साथ अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंडिया गठबंधन ज्यादा टिकाऊ नहीं है। अमर उजाला ने भी इस खबर को तरजीह दी थी, अन्य पेपरों ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में कोई स्थायित्व नहीं है, घटक दल पहले ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी और द्रमुक की तो ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं, और जिस तरह से वो संबोधन कर रहे थे, वहीं हिंदुस्तान टाइम्स में भी इस खबर को जगह दी गई है, जिसमें साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि इंडिया ब्लॉक हैज नो ड्यूरेबिलिटी, वॉन्ट स्टैंड फॉर लॉन्ग। तो राजनाथ सिंह का ये जो बयान आया है कि इंडिया गठबंधन की ड्यूरेबिलिटी नहीं है और ज़्यादा समय तक वो टिका नहीं रहेगा। ये देखिए, ये कैप्शन दी गई है हिंदुस्तान टाइम्स में, और इस खबर को यहाँ पर छापा गया है, जिसमें कि राजनाथ सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। ये वो खबर है जिसको हिंदुस्तान टाइम्स ने जगह देकर इस बात को साफ कर दिया है कि किस तरह से राजनाथ सिंह इतने आक्रामक हो गए हैं इंडी गठबंधन को लेकर कि अब उन्होंने कह दिया है कि इसका अस्तित्व ही नहीं है, अब ये यहाँ पर टिकने वाला नहीं है। लोगों ने चुनाव प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है। लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार में बीजेपी के तमाम दिग्गज जो हैं वो ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन आप देखिए बयानबाजी जो है, राजनाथ सिंह जो हैं बहुत ही आक्रामक मूड में नजर इस वक्त आ रहे हैं। पिछली बार उन्होंने बयान दिया था, हम पाकिस्तान को उसके घर में घुस के मारेंगे यदि पाकिस्तान अपने कारनामों से बाज नहीं आया तो रैली एक थी, निशाने 3-3 साधे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो ड्यूरेबल नहीं है, बहुत दिनों तक चल नहीं पाएगा। दूसरी बात ये कही उन्होंने कि हमने महिलाओं के पक्ष में बहुत काम किया, 3 तलाक को हमने हटाया, और इसी के साथ साथ हमने कहीं ना कहीं जो साफ तौर पे कहते हैं कि बेरोजगारी को लेकर, यानी कि यदि हम बात करते हैं कर्मवीरों की, हम बात करते हैं वीरों की, तो उनको लेकर भी उस क्षेत्र में भी, सैन्य क्षेत्र में भी हमने बहुत काम किया है। तो गिनाई ही उन्होंने, साथ ही साथ नारी शक्ति को लेकर उन्होंने सवाल उठाया इंडी गठबंधन पर, खासतौर से राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें वो शक्ति से लड़ने की बात कह रहे थे कि क्या माइंडसेट है इंडी गठबंधन का, और इसके साथ साथ कांग्रेस की क्या सोच है महिलाओं के प्रति। ये भी आप देखिए दीपिका, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर राहुल गांधी कह रहे थे हम शक्ति के अगेंस्ट हैं, हम उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। अच्छा, कहा कुछ और था एक्चुअली राहुल गांधी ने, लेकिन बिल्कुल कहा कुछ और था राहुल गांधी ने, और उसका मतलब सीधे तौर पर कुछ और निकल रहा था। लेकिन इस वक्त यदि हम राजनाथ सिंह की देखिए, हम देखिए, आप देखो राजनाथ सिंह को, हालांकि हमेशा से राजनाथ सिंह बहुत ही फायर ब्रांड नेता है,
इसके अलावा अभी उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, उनकी बयानबाजी आप देखिए, वो बहुत ज़्यादा यूँ कह सकते हैं आक्रामक नजर आ रही है। कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह अपने आप को, अपने देश को मजबूत पाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पिछली रैली में कहा था कि हम पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारेंगे, ये बहुत बड़ी बात थी और ये बहुत बड़ा बयान था। इसके बाद लगातार राजनाथ सिंह की जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका बोलने का तरीका जो है वो बहुत ही आक्रामक बिल्कुल, और नजर आ रहा है। हमेशा से वो आक्रामक रहे हैं। राजनाथ सिंह की यही खासियत है, जब वो गृह मंत्री थे तभी भी उस तरह के बयान देते थे, और ऐसे में जो उनके टर्म में काम हुआ है वो भी आक्रामक ही होते थे, क्योंकि हमने देखा था स्ट्राइक भी, जो एयर स्ट्राइक हुई थी वो भी उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी। बिल्कुल, बढ़ते हैं आगे। राहुल गांधी का बड़ा बयान आया, कहा देश की आर्मी चाहती है कि अग्निपथ स्कीम को हटाया जाए। हिंदुस्तान टाइम्स पेज नंबर 8 ने इस खबर को तरजीह दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को मध्य प्रदेश के शहडोल में एक कार्यक्रम के दौरान इस रैली को संबोधित किया। भाजपा सरकार की अग्निपथ योजना की आलोचना की, आरोप लगाया कि भारतीय सैनिकों को बिल्कुल, और ये देखिए चीनी समकक्षों के मुकाबले नुकसान डालती हिंदुस्तान है। टाइम्स के पेज नंबर 8 पर इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है, और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है आर्मी वांट्स अग्निपथ स्कीम स्क्रैप्ड। तो साफ तौर पर अग्निपथ स्कीम को लेकर जो इन्होंने यहाँ पर बयान दिया है, और आर्मी चाहती है कि इसे स्क्रैप किया जाए। ये बहुत बड़ा बयान है, सैनिकों को उनके चीनी समकक्षाओं के मुकाबले जो नुकसान में डालती है। और अग्निपथ को लेकर वैसे भी काफ़ी विरोध हमने देश में देखा, किस तरह से जब ये स्कीम आ रही थी तो इसको लेकर, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस इस पर हमलावर हो गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह की स्कीम अगर आती है, और देखिए बड़ी बात यह है, वो उठाते हुए नजर पूरी आए थे भारत जब जोड़ो न्याय यात्रा राहुल की हम बात गांधी, कर लें। हाँ, हाँ। बिल्कुल, उस वक्त जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही थी तो उन्होंने तब भी इस मामले को उठाया गया था। और जब इस स्कीम को लॉन्च किया था, आपको याद होगा गीतू, कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि आप युवाओं के साथ धोखा कर रहे हैं। धोखा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत जल्दी उनका रिटायरमेंट हो जाएगा, सैनिकों को जो सुविधाएं मिल पाती हैं वो सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही, यानी कि उनका कुल मिलाकर आप दोहन करेंगे, आप उनका शोषण करेंगे। और इसके बाद सबसे ज्यादा डेंजरस ये हो जाता था, जो कि विपक्ष का कहना था कि आप तमाम युवाओं को बहुत जल्दी एक तो आप उनको रिटायर कर देंगे, इसके बाद उनको हथियार चलाना भी सिखा देंगे। जब हथियार चलाना सीख जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपने पथ से भटक सकते हैं, कुछ गलत रास्ता अपना सकते हैं। ये कहीं ना कहीं विपक्ष का उस वक्त कहना था, और पूरी न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इस बात को प्रमुखता से उठाया कि अग्निवीर योजना कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनके लिए ये हानिकारक है। बिल्कुल, और इस पे विचार करने की बात अभी हाल फिलहाल में देखिए दीपिका, राजनाथ सिंह ने भी कही है कि अगर आपको लगता है कि इस स्कीम में कुछ लूप पॉइंट्स हैं तो उनको देखा जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा कि क्या किस तरह से हम उसे और सही तरीके से अच्छा, मैनिफेस्टो का जिक्र कर लीजिए। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ, मैनिफेस्टो में तमाम बातें जो है कांग्रेस ने कही कि ऐसी तमाम स्कीमें जो वेलफेयर नहीं है, जो लगा रहा है नुकसान होगा, उन तमाम स्कीम्स को हम हटा देंगे। अब देखिए, चूंकि वहाँ पे कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी किया, ये तमाम बातें कही, बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पर नजर जरूर आई। बीजेपी ने कहा कि हाँ, जो थोड़े से लूप होल यदि आपको नजर आ रहे हैं ना, उन लूप होल्स को हम हटाने की कोशिश करेंगे। तो लबोलवाब यही निकलता है कि संभव है कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बैकफुट पर फिलहाल नजर आ रही है। विरोध भी काफी इस दौरान हो रहा था जब अग्निवीर योजना आई थी, और ऐसे में अग्निपथ योजना जब आई थी तो कहीं ना कहीं जो युवा थे उन्हें ये स्कीम समझ में नहीं आ रही थी, आखिर कैसे काम होगा। जबकि तथ्य ये था कि अगर आप सोल्जर हैं तो उसके लिए एक आयु सीमा होनी चाहिए, वो जज्बा होना चाहिए, और वो उसी एज कैटेगरी में होता है जिसका विरोध, जिसका ऑपोजिशन लगातार जो बाकी लोग थे वो कर रहे थे। दूसरा ये कि अगर हम इतने समय के बाद जॉबलेस हो जाएंगे फिर हमारा क्या होगा, अगर रिटायरमेंट इतनी कम एज में बन जाएगा तो आगे हम लोग क्या काम करेंगे। लेकिन इसको लेकर भी सरकार ने बहुत कुछ सुझाया था, लेकिन हम यही कहेंगे कि शायद सरकार इस स्कीम को समझा नहीं पा रही थी, इसलिए काफी विरोध देखने को मिला था। फिलहाल बहरहाल इस पूरे मसले को कांग्रेस भी हाथों हाथ ले रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुस्लिम लीग वाली टिप्पणी पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी से शिकायत की है। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ याचिका यानी कि शिकायत दर्ज कराई। पीएम मोदी ने 6 अप्रैल को राजस्थान के अजमेर में एक रैली को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी की थी।
बिल्कुल, और ये काफी बड़ी टिप्पणी भी थी कि जो मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग की झलक दिखती है और इसको लेकर अब अगर चुनाव आयोग कांग्रेस पहुंचती है तो देखना होगा कि चुनाव आयोग किस तरह की कार्रवाई करेगा। लेकिन ये टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग कांग्रेस पहुंच चुकी है। और इस खबर को अगर हम देखें तो ये काफी सुर्खियों में रही और काफी न्यूज़पेपर्स ने इसे अपनी हेडलाइंस में भी छापा था। देखिए, दीपिका, यदि इसको और बहुत साधारण भाषा में हम समझेगी तो मुस्लिम लीग वाली जो टिप्पणी है उसका सीधा सीधा ये कहना है बीजेपी का कि ये जिन्ना से आप प्रेरित हैं। जिन्ना वही जिन्होंने किस तरीके से भारत को धोखा दिया था और पार्टीशन में पूरी भूमिका निभाई थी। तो इस पूरे मसले को लेकर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा था कि जो इस वक्त तरीका चल रहा है कांग्रेस का, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग के ऊपर चल रहा है, जिन्ना के ऊपर चल रहा है, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अब बीजेपी को घेरने की कोशिश की और है। ये देखिए, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी अपने भाषण में मुस्लिम लीग का ही जिक्र किया था कि जो मैनिफेस्टो बना है उसमें वो झलक दिख रही है। जिस दौरान मुस्लिम लीग जब था सत्ता में तो कहीं ना कहीं ये बात कही जाती थी, और जैसे कि आप कह रहे हैं कि देश के बंटवारे की राजनीति उस वक्त हो गई थी और ऐसे ही पॉइंट्स जिस पर मुस्लिम लीग के, क्योंकि अपने कुछ तथ्य थे, कुछ पॉइंटर्स थे जिन पर वो लगातार चर्चा किया करते थे, और ऐसे में अगर मैनिफेस्टो में ये झलक दिख रही है, ये बात सामने आ रही है, तो ये समझिए कि यहाँ पर पोलराइजेशन देखिए, झलक दिखे भी ना, हम तो ये कह रहे हैं कि झलक दिखे या ना दिखे, यहाँ पर अप्लाई जा रही है। झलक दिखे भी या ना भी दिखे, लेकिन बीजेपी को वो नब्ज टटोलना आता है। बीजेपी ने वो नब्ज कह सकते हैं वो दबा रखी है, कांग्रेस को समय समय पर उस नब्ज को दबाती है। जो पार्टीशन के वक्त हुआ था, जो कुछ हुआ था, तमाम जो उस वक्त बड़े नेता थे उनको लेकर बीजेपी कटाक्ष हमेशा करती नजर आती है, चाहे वह यूं कह सकते हैं बहुत गलत फैसला भी वो रहा है। बिल्कुल, नेहरू जी हो चाहे किसी हो, यही हमेशा बीजेपी कहती नजर आई है। देश का बंटवारा अगर नहीं होता तो आज देश की हालत और बेहतर होती। उस वक्त हमने उस दौर को भी, हालांकि हम उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन जो हमने पढ़ा और सुना है वो दौर ऐसा रहा है जो लोगों के दिलों पर जख्म छोड़ गया, और शायद बीजेपी के जो लीडर्स हैं वहीं से उनका जन्म भी होता है। और ऐसे में वो इस बात को कभी नहीं भूलते कि किस तरह से ना भूलते हैं ना भूलने देते हैं। बिल्कुल, और वो बखूबी जानते हैं। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है मुस्लिम लीग का नाम लेना, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं। हालांकि कांग्रेस का गुस्सा होना, शिकायत करना लाजमी है, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुले मंच से बोलते हैं तो जाहिर सी बात है जनता उनको सुनती है। मुस्लिम लीग का मतलब सीधे सीधे जिन्ना पर आता है, यानी कि आप जिन्ना बन रहे हैं। ये कहीं ना कहीं साफ शब्दों में प्रधानमंत्री मोदी का कहना जिन्ना बन रहे हैं तो फायदा किसे होगा, ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी तरफ निशाना साधा जा रहा है। चलिए, बहरहाल देखिए, अगली खबर का रुख करते हैं गीतू, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया है। बौखलाहट में बीजेपी कांग्रेस का घोषणा पत्र उठा रही है। तो अमर उजाला के पेज 11 पर इस खबर को जगह दी गई है। बीजेपी के चुनावी हालत खस्ता हो गई है, इसलिए हमारे घोषणा पत्र पर ही सवाल उठा रही है। तो खड़गे ने ये बयान दिया है कि किस तरह से जो बीजेपी है उनके पास मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए घोषणा पत्र को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मैनिफेस्टो कांग्रेस का आया है वो कहीं ना कहीं हमें सिर्फ एक सपना दिखता है, ख्वाब दिखता है, प्रैक्टिकली उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। जो 25 बातें, जो गारंटी, जो न्याय दिलाने की बात उसमें की जा रही है, तो उसमें नहीं लगता है दीपिका कि कांग्रेस की तरफ से कुछ भी ऐसा दिया गया है जो कि धरातल पर संभव हो पाए। देखिए, ये बड़ी बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं हमारे मैनिफेस्टो से कहीं ना कहीं बीजेपी बौखलाहट में आ गई है, बीजेपी अनर्गल बयानबाजी कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा तमाम चीज़ें यदि आप मैनिफेस्टो की देखें तो कुल मिलाकर लगता है धरातल पर संभव होना थोड़ा मुश्किल लगेगा। हालांकि यदि कांग्रेस ने सोचा है तो उसके लिए प्लानिंग भी तैयार की होगी, लेकिन वो प्लानिंग क्या होगी और ये तभी संभव हो पाएगी जब आप सत्ता में आएंगे, जब आप सरकार में आएंगे। और मल्लिकार्जुन खड़गे का यही कहना है कि हमारे मैनिफेस्टो को लेकर बीजेपी बौखलाहट में है और इसी के लिए बयानबाजी का दौर जो है वो चल पड़ा है। अब देखना ये होगा कि मैनिफेस्टो का लगातार राहुल गांधी जिक्र कर रहे हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया साइट पर भी वह लगातार युवाओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्टो के बारे में बताइए, आप अपनी अच्छी राय भी दीजिए, आप अपनी बुरी राय भी दीजिए, हम इसमें बेहतर और क्या कुछ कर पाएंगे। लेकिन बीजेपी के गले से वो मैनिफेस्टो उतर नहीं रहा। बिल्कुल, और जो बातें उस मैनिफेस्टो में की गई है वो शायद ऐसी भी हैं कि सिर्फ आप सपने में ही सोच सकते हैं, वो संभव हो ही नहीं सकता। बीजेपी ये तर्क भी देती हुई दिख रही है कि
कि आखिर आप कैसे ये सब करेंगे, किस तरह से इतना रोजगार दे पाएंगे, किस तरह से इतना फंड की बढ़ोतरी कर पाएंगे, कैसे आर्थिक विकास हो पाएगा, और ये तमाम बातें आप कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बड़ा जिक्र ये भी था कि जो बुलडोजर की राजनीति है, जो जेल की राजनीति, हम उसे बंद कर देंगे। तो सीधे तौर पर आरोप लगाने वाला ये मैनिफेस्टो रहा है जो बीजेपी पर निशान खड़ा कर रहा था, सवाल उठा रहा था कि आखिर ये होगा तो हम ये कर देंगे। तो सीधे तौर पर जिस तरह से बीजेपी ने जिन बातों को अपने लिए एक प्रमुखता दी थी, उन्हें ही तोड़ती हुई ये मैनिफेस्टो यहाँ पर दिख रहा था कांग्रेस वाला। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का बड़ा बयान आया, कहा हमारी सरकार बनने पर आदिवासी चलाएंगे सरकार। जी हां, दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। राहुल गांधी ने भी आदिवासियों को साधने की कोशिश की। बिल्कुल, और जिस तरह से यहाँ पर राहुल बोलते नजर आ रहे हैं कि आदिवासी ही चलाएंगे अपने गांव की सरकार, तो एक उन्होंने एक सोच को भी डेवलप किया है। जरा इस खबर को हम देख लेते हैं कि आखिर कहाँ पर जिस तरह से दैनिक जागरण की ये बात कही लेकिन जा आप ये रही है समझिए और, कि कैसे ही गांव से सरकार चल पाएगी और आदिवासी सरकार चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या इस खबर को, या यूं कहें कि इस बात को कहने के लिए राहुल गांधी ने कोई बड़ा दांव चला है? क्योंकि राहुल गांधी अच्छे से तरीके से जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो, देखिए ये वाली खबर, ये मध्य प्रदेश में हम खबर दिखा रहे हैं आपको, ये खबर देखिए जरा आप, देखिए ये वही फोटो। हमारी सरकार बनी तो नौकरियों से खत्म कर देंगे ठेकेदारी की प्रथा, महिलाओं के खातों में भेजेंगे सालाना 1 लाख रुपए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि सरकार जो चलेगी वो गांव की ही सरकार चलेगी। सरकारी क्षेत्र में देखिए दीपिका, ये खबर दैनिक जागरण में किस तरह से यहाँ पर इसको भी काफी प्रमुखता से छापा गया है। राहुल बोले आदिवासी ही चलाएंगे अपने गांव की सरकार, हम लागू करेंगे छठी अनुसूची। यानी कि छठी अनुसूची जब वो लागू करेंगे तो उसमें ये प्रावधान होगा कि आदिवासी अपने गांव की सरकार को चला पाएंगे। यानी वो बेहतर समझते हैं कि किस तरह से जो उनके इलाके में जिस चीज़ की ज़रूरत है, क्या कुछ होना चाहिए वहां पर, उस प्रावधान को वो करेंगे। लेकिन इसके लिए जब छठी अनुसूची आएगी तब उसमें ये प्रावधान होगा। अच्छा, घोषणा पत्र को जो राहुल गांधी ने पढ़ा, समझाया, बड़े ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की। अग्निवीर योजना को लेकर भरे मन से बयानबाजी करते नजर आए। अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने साफ कह दिया था, सेना नहीं चाहती है कि अग्निवीर हो, इसलिए अगर हमारी सरकार आई तो अग्निवीर को उड़ा देंगे। देखिए, जातिगत जनगणना का मुद्दा हमेशा से कांग्रेस उठाती आई है और कांग्रेस की पुरजोर कोशिश यही है जो छत्तीसगढ़ यानी कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उन पर निशाना साधा जाए, उनको टारगेट किया जाए और वोट बैंक अपने पाले में और ये कैसे आबादी कैसे करके किया जाए। 50% से ज्यादा है, इसलिए जो टारगेट है वो भी काफी बड़ा हमें दिख रहा है, क्योंकि ये बड़ी घोषणा है कि अगर आदिवासी अपनी सरकार चलाएंगे, क्योंकि आदिवासियों के नियम अलग होते हैं, आदिवासियों को प्रभावित करना इतना आसान नहीं होता है। सवाल वही है ना, इसीलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ये बात रखी गई है। हाँ, ये संभव हो पाएगा नहीं, ये देखना होगा क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है, या फिर एक सस्ती लोकप्रियता, चूंकि अपने भाषण के माध्यम से आप जनता को लुभा तो सकते हैं लेकिन बरगला नहीं सकते, ये सभी जानते हैं। और इसके साथ साथ रिजर्वेशन कैप हटाने की बात भी राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर लुभाने की राजनीति हो रही है दीपिका। और जिस तरह से रिजर्वेशन कैप को हटाने की बात कर रहे थे पुण्य यात्रा के दौरान, और कहीं ना कहीं वोटर्स को साधने की कोशिश हो रही है। चुनावी साल है और लगातार चुनाव प्रचार तो हो ही रहे हैं, लेकिन किस तरह से आप कितनी जनता को प्रभावित कर पाए, कैसे कर जो आप कहते हैं ना, उसके मायने बहुत निकाल लिए जाते हैं। ये आप समझिए, ये जनता भी समझे। और इसके अलावा आपको बता दें, जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी हैं वो एकजुट हैं। उनका कहना है कि बहुत लंबा अरसा हो गया है, बीजेपी नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो, लेकिन कांग्रेस जब यानी कि INDIA गठबंधन जब सरकार में आएगा तब जातिगत जनगणना करवाई जाएगी और रिजर्वेशन का जो कैप है उस कैप को हटाया जाएगा। देखिए, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जो चुनाव है किस नतीजे पे पहुंचेगा। बिल्कुल, क्योंकि वादे तो सभी दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, जनता को लुभाया भी जा रहा है, मुद्दे भी सेट हो गए हैं कि आखिर किन को लेकर लोगों के बीच पहुंचा जाए। और मेहनत हम देख रहे हैं चारों तरफ से हो रही है। हालांकि बीजेपी इस दौड़ में काफी आगे निकल गई है। वहीं पहले चरण की वोटिंग की बात कर लेते हैं। 102 सीटों पर 1625 उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है और ये बड़ी खबर है, जिसे अमर उजाला में जगह दी गई है, फ्रंट पेज पर ही जगह दी गई है। दीपिका, आपके पास अमर उजाला है, आप देख सकते हैं उसमें। और वहीं जिस तरह से चुनाव के पहले चरण में चुनाव लड़ रहे थे 16% कैंडिडेट्स, और ऐसे में यहाँ पर ये देखिए कि
1618 में से 252 के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। नेशनल इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर की एक रिपोर्ट से ये पता चला है, जिसमें स्वयं शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है। और 102 सीटों पर जिस तरह से पहले चरण में 1625 उम्मीदवार हैं, सर्वाधिक 54 करोड़ में है। तो 16% प्रत्याशी दागी है, 28% करोड़पति हैं। लेकिन अगर दागी उम्मीदवारों को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा गया है तो किस तरह से इन्हें वोट मिलेगा वो देखना होगा। लेकिन चुनाव क्योंकि है और ऐसे में बीजेपी के चिन्ह पर अगर उम्मीदवार उतरते हैं तो जाहिर सी बात है इसमें उम्मीदवारों पर कम ध्यान दिया जाता है, पार्टी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा कि चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पार्टी को वोट जाता है तो उम्मीदवार कितने यहाँ पर प्रभावी होंगे देखना होगा। साथ ही साथ दागी प्रत्याशियों को क्या जनता हजम कर पाएगी, क्या वो पार्टी के नाम पर वोट दे पाएंगे। अगर बीजेपी की हम बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ पीएम मोदी का एक चेहरा है, और अगर दूसरी जगहों पर भी लगातार जिस तरह से हम लोग पहुंच रहे हैं जनता के बीच ग्राउंड जीरो पर, तो वहां पर हम देख रहे हैं सिर्फ पार्टी को तरजीह दी जा रही है। यानी अगर कोई बीजेपी के नाम पर वोट डालना चाहता है तो उनके सामने सिर्फ मोदी चेहरा है, बाकी प्रत्याशी कौन है बिल्कुल जनता को मतलब नहीं। देखिए ये खबर लगातार हम दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, और जैसे कि हम तमाम पार्टियों का जिक्र कर रहे हैं। पहले चरण की हम बात करते हैं, 102 सीटों पर 1625 उम्मीदवार हैं, सबसे अधिक 54 करोड़ में हैं। तो फिलहाल देखिए 16% दागी प्रत्याशी हैं, 28% करोड़पति हैं। जो एडीआर की रिपोर्ट आई है उसमें आप समझ लीजिए जरा, भाजपा के 36 प्रत्याशी आते हैं, कांग्रेस के 34% प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं। राजद की यदि हम बात करते हैं तो राजद के तमाम सभी प्रत्याशी जो पहले फेज में वोटिंग जो प्रत्याशी हैं वह दागी हैं। तो कांग्रेस के नकुलनाथ सबसे अमीर प्रत्याशी हैं, 716 करोड़ रुपए की संपत्ति है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से जो नकुलनाथ हैं, नकुलनाथ आपको पता होगा कमलनाथ के पुत्र हैं, नकुलनाथ छिंदवाड़ा सीट से हैं, और सबसे ज्यादा उनकी पैसे यानी कि उनकी संपत्ति दर्ज की गई 716 करोड़ रुपए छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में है। 320 रुपए सबसे गरीब भी हैं। देखिए 320 बहुत दिलचस्प है। तमिलनाडु के तुलुकुड़ी से हैं निर्दलीय उम्मीदवार पोनराज, जिनकी जो इनकम है 320 रुपए संपत्ति के साथ सबसे गरीब उम्मीदवार दर्ज किए गए। अच्छा अब जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 पर हत्या का मामला भी दर्ज है, 18 पर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। तो देखिए 7 उम्मीदवार ऐसे हैं, संगीन मामलों में 19 के खिलाफ हत्या के प्रयास है, 18 उम्मीदवारों पर महिलाओं के मामले भी दर्ज हैं, जो कि महिलाओं के साथ उन्होंने यूं कहे कि आपराधिक मामले हैं। तो फिलहाल 42 ऐसे क्षेत्र जो कि संवेदनशील घोषित किए गए हैं। तो फिलहाल देखा ये जाए कि प्रत्याशी तो उतरते हैं, लेकिन चाहे वो कोई भी पार्टी हो, नीति हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य क्षेत्रीय पार्टी क्यों ना हो, अपने उम्मीदवारों को आप पाक साफ नहीं बता सकते। यदि उन पे मामले दर्ज हैं तो वो सामने आते हैं, और इसमें कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र जो होता है वह कहीं ना कहीं हमेशा पार्टियों का दर्शता है। बिल्कुल। और ये देखिए कि जिस तरह से भारतीय राजनीति है उसमें, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती है राजनीति में। और बिहार के बाहुबली की अगर हम बात कर ले, उत्तर प्रदेश में भी एक बार बाहुबली का खुद पेपर बता रहे हैं। देखिए ना, राजद के तमाम हैं, जितने भी राजद के तो पूरे ही दागी हैं। जी बिल्कुल। और कैसे लोगों के बीच ये अपनी जगह बनाते होंगे, या फिर उसमें भी एक दबाव की राजनीति यहाँ पर होती होगी, जिस तरह से हम कहते हैं ना माफियाओं का डर जो रहता है, क्या उसके चलते लोग वोट करते हैं इनको, जिसके चलते विधायक सांसद बन जाते हैं? परमानेंट दोस्त नहीं होता, परमानेंट शत्रु कोई नहीं होता है, ये तमाम पार्टियों को अच्छी तरीके से पता होता है। आज जो आपको गाली गलौज कर रहे हैं, गरिया रहे हैं, क्या पता कल जाके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए। और इस चुनाव में तो आपने बहुत कुछ देखा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जी INDIA में फूट की खबर मिल रही है। जी हां, रांची की सभा में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा। मुंबई और दिल्ली के बाद अब INDIA गठबंधन शक्ति प्रदर्शन के लिए 21
जी बिल्कुल। और जिस तरह से आईएनडीआई की रांची की सभा में नहीं जाएंगी ममता बनर्जी, ये बहुत बड़ा फैसला ममता की तरफ से दिख रहा है, क्योंकि सवाल उठने लगते हैं इंडी गठबंधन की एकजुटता पर कि क्या वो एकजुट है कि नहीं है, या फिर यहाँ पर मत बदलते हुए दिख रहे हैं, विचार बदल रहे हैं, क्या एकजुटता नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि इसी बेसिस पर इंडी गठबंधन टूटता हुआ दिख रहा था कि एक साथ कभी होते नहीं है। ममता ने मना कर दिया जाने के लिए। तो ममता ने न सिर्फ मना कर दिया, यदि हम थोड़ा और फ्लैशबैक में जाते हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आई थी, अखिलेश यादव ने साफ कह दिया था ना कि जब तक सीटों के शेयरिंग पर आप बात नहीं बने करेंगे तब तक हम आपकी न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी का हाल आप जान ही रहे थे, पश्चिम बंगाल में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया तमाम लोकसभा सीट जो है उस पर चुनाव टीएमसी ही लड़ेगी, इस पे कोई विचार नहीं किया जाएगा, इस पर किसी तरीके से कोई सहमति नहीं बन सकती। तो फिलहाल ममता बनर्जी के बारे में सदा यही कहती आई थी कि देखिए हम आपको सपोर्ट दे रहे हैं लेकिन आप हमारी टेरिटरी में नहीं आएंगे, हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगे, यदि आप आएंगे तो इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल। और ये देखिए अपने क्षेत्र में धुआंधार रैलियां कर रही हैं, जनसभाएं कर रही हैं ममता बनर्जी, लेकिन यहाँ पर इंडी गठबंधन की अगर कोई रैली होती है तो यहाँ पर पहुंचती नहीं है वो। और ये देखिए ये दोहरा रुख ही हम कहेंगे ममता बनर्जी। देखिए अब यदि इसको हम तोल लेते हैं किस तरीके से कि एक तरफ यदि हम बीजेपी को ले लेते हैं और एक तरफ यदि हम कांग्रेस को लेते हैं, यानी कि हम एनडीए को ले लेते हैं और यहाँ पर आईएनडीआई को ले लेते हैं, लगातार चुनाव प्रचार प्रसार किस तरीके से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार चल रहा है, चाहे राजनाथ सिंह हो गए हों या फिर योगी आदित्यनाथ हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हो गए, अमित शाह हो गए, जेपी नड्डा हो, सभी प्रचार में जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर आईएनडीआई गठबंधन की बात की जाए तो छिटपुट राज्यों के यदि हम छोड़ भी दें तो अभी कोई बड़ी रैली नहीं की गई है, कोई तमाम जो बड़े चेहरे 31 मार्च के बाद सामने नहीं आए हैं, सीट शेयरिंग को लेकर भी बात नहीं बनी है अभी तक, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और शायद यही वजह भी रहती है कि रणनीति में यहाँ पर जो इतना गैप दिखता है ना बीजेपी और कांग्रेस या इंडी गठबंधन के बीच में, और यही वो फासला है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को या इंडी गठबंधन को पीछे धकेल रहा है। और देखिए ये समझना भी होगा समय कम है, काम ज्यादा है, और जितनी जल्दी आईएनडीआई ये गठबंधन समझ लेगा उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। तो इसी के साथ चुनावी खबर अखबार पर नजर आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खास सुर्खियों के साथ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।